हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ प्रवेश बैच। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से बताएंगे इन द चैट बॉक्स। राधे राधे बेटा, हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? क्या बात है, क्या बात है। हेलो मैम, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून बॉस। या भूल गए क्या तुम लोग? बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। कॉल मी बॉस, ओके, कॉल मी बॉस। ठीक है, यू ऑल गाइज आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट और तुम्हें मुझे बॉस बुलाने का है। भूल तो नहीं गए तुम? कहीं कहीं भूल भुला गए हो? कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। तुम्हारी क्लास का ही वेट कर रही थी। एक्चुअली आज मैं ऑफिस भी जल्दी आ गई थी। आई हैड सम शूट्स, कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने थे, उस चक्कर में। टूडल्स टूडल्स तो यार हम ज्यादा टाइम बोलते हैं ना। ओके बॉस, कैसे हो बॉस? गुड आफ्टरनून बॉस। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना चेक। देखो भाई, चेक के नाम पे सब सब बदल गए बॉस। ठीक है, अब भाई आज की क्लास में 30,000 का चेक है। ठीक है, और अगर सब अकम्प्लिश कर लोगे कल की क्लास तक, कल हम चैप्टर खत्म कर देंगे, तो कल की क्लास तक सब अचीव कर लिया अगर तुमने, तो भाई फिर 1 लाख का चेक है। ठीक है, अभी तक बेटा वो पैसा एक साथ आएगा। ओके, थैंक यू विक्टर। चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। आज है हमारा लेक्चर नंबर, यार ये देखो, ये मुझे समझ नहीं आता कई लोग ये ऐसा स्विच क्यों करते हैं इसमें, ऐसा कौन से कलर की उससे पढ़ाते हैं वो लोग। खैर, आज है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर हमारा चल रहा था दैट वाज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हम देख ही चुके हैं। फटाफट से बताएंगे इन द चैट बॉक्स। आर यू रेडी एवरीवन? मैम बोनस मांगते हैं हम सब। अरे कहीं के काम वाम करना नहीं है, बोनस चाहिए इनको। सबसे पहले बोनस दे दो मैम। नहीं देंगे बोनस, पहले तुम काम करो, उसके बाद बोनस का डिस्कशन होगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिर बोनस का डिस्कशन होगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। बोलो तो मैं मेरा यूपीआई दूं। चलो चलिए, ब्रिंग इट ऑन मैम, आन दो मैम, आन दो। सॉरी बॉस, आन दो। लेट इट कम, लेट इट फ्लो, हम देख लेंगे। चलिए, तो भाई आज की क्लास में हम कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेक्टर। प्लस ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बच्चों को काफी टफ लगता है कि हमें समझ नहीं आया, और यही पार्ट होता है मैम। आप बॉस, आपके ये पढ़ने से मेरे नीट लेवल के क्वेश्चंस भी लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है विक्टर, डेफिनेटली आपके किसी भी लेवल के क्वेश्चंस लगेंगे अगर आप अच्छे से मेरी क्लास में अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, इवन इफ इट्स बोर्ड्स, मैं जो नोट्स बनवाती हूँ इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स, नीट एंड सीयूईटी। हाँ बेटा, रिकैप लेंगे, छोटा सा रिकैप ले रहे हैं, डोंट वरी, मेरी क्लास में रिकैप हमेशा होता है। ठीक है, तो भाई हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक रिकैप हो जाए। तो भाई हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में देखा था दो चीजें, दैट वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रुको यहां ही लिख लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और था आपका पीसीआर। ठीक है, ये दो चीजें भाई हमने लास्ट क्लास में देखी थी, तो इनको फट से रिवाइज मार लेते हैं एक बार। तो भाई हमने इनके अंदर देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम है ना डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं हम? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है मैम, अक्षय सर से पार्टी ले लेना। हाँ जी यार, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू अक्षय सर, डेफिनेटली मैंने उन्हें कल ही कंग्रेचुलेट कर दिया था। ठीक है, आप सब भी उन्हें कंग्रेचुलेट करना, इट्स अ वेरी गुड एंड अ बिग न्यूज। ठीक है, हालांकि हम लोगों को तो सबको पता ही था सर का। ठीक है, चलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है भाई? इस टेक्निक में वी यूज टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सेपरेशन कर रहे थे हम फ्रेगमेंट्स का। किसके बेसिस पे कर रहे थे? सेपरेशन कर रहे थे डीएनए फ्रेगमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने भाई एक प्लेट ली थी, ग्लास प्लेट। हमने उस ग्लास प्लेट के अंदर क्या किया था? अगारोस जेल डाल दिया था। वेरी गुड, हमने अगारोस जेल डाल दिया था, जो कि क्या होता है? रेड एल्गी से बना होता है। हमने यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे एनोड कनेक्ट कर दिया था।
ठीक है, कनेक्ट कर दिया था। फिर हमने यहाँ पे वेल्स बना दिए थे सेपरेशन कोम से, ठीक है, वेल्स बना दिए थे सेपरेशन कोम से, और यहाँ पे भाई डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड कर दिया था। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड चालू किए थे, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होना शुरू हो गए थे, ठीक है, और जो जितने मोटा स्ट्रैंड था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, वो पीछे की तरफ ही रह गए थे, बाकी जो पतले थे वो आगे की तरफ आ गए थे, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा था, हमने इसमें स्टेनिंग किससे की थी, स्टेनिंग हमने किससे की थी बेटा, इसमें हमने स्टेनिंग की थी बेटा इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड से, और उसको किसमें देखा था, यूवी लाइट के अंदर देखा था, और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं इल्यूशन। ये प्रोसेस हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखी थी। हमने पीसीआर टेक्निक में क्या देखा था, हमने पीसीआर में देखा था भाई कि डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो भाई पहला स्टेप था इसमें डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, आप अराउंड 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हो, जिससे ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर हमने सेकेंड स्टेप देखा था, दैट वाज एनीलिंग। एनीलिंग में हमने क्या देखा था कि भाई 55 से 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। इसमें हमने क्या किया था, एक प्राइमर ऐड किए थे, प्राइमर ऐड किए थे। कौन से प्राइमर ऐड किए थे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ताकि हम एक नया डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट कर सकें। फिर थर्ड स्टेप था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में टेम्परेचर लिया था हमने 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने क्या किया था, टैक पॉलीमरेज एंजाइम के साथ यूज करके एक्सटेंड कर दिया था और मल्टीपल कॉपीज बना दी थी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया था डीएनए का, ठीक है। फिर अगर आप इसको 30 टाइम्स करते हो तो आप कितनी कॉपीज बना सकते हो, अगर आप इसकी 30 साइकिल्स करते हो, 30 साइकिल्स करते हो तो अराउंड कितनी कॉपीज बना सकते हैं बेटा, 30 साइकिल्स करेंगे तो कितनी कॉपीज बना सकते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी बताओ। वेरी गुड अंशिका, रूबी, 1 बिलियन कॉपीज, ठीक है। अरे 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप 30 साइकिल्स। तो हमारा भाई रैपिड रिवीजन हो चुका है। अब आ जाइए, मूव करते हैं भाई आज की क्लास की टूवर्ड्स। तो भाई हमने क्या करा, हमने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करा था, फिर हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर हमने उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन किया, हमने पीसीआर से मल्टीप्लिकेशन किया, और आज हम करेंगे उसको लिंक विद अ वेक्टर। एक्चुअली 6th, 7th और 8th पॉइंट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। मतलब ये जो बेटा 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा स्टेप है वो 5th स्टेप ही होता है, इसलिए इसको हम अकेले ही पढ़ेंगे। दिस इज द 5th स्टेप, लिंक द डिजायर्ड जीन विद वेक्टर, ठीक है, लिंक द डिजायर्ड जीन विद वेक्टर। मैम आज का चेक मैं क्या करूं, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं काफी भूखे हैं पैसे के, काम करने से पहले चेक मांगने लग जाते हैं, ठीक है। तो लिंक द डिजायर्ड जीन विद वेक्टर हमें करना है बेटा, ओके। तो आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्या है, तुम लोगों को क्लियरली पता चले। 5th स्टेप लिखेंगे, लिंक द डिजायर्ड जीन विद वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से बेटा आप लोग डिजायर्ड जीन को लिंक करेंगे। अब बेटा आप लोग आए मेरे पास, आप लोगों ने बोला बॉस हमें लिंक करना है डिजायर्ड जीन को, ठीक है, डिजायर्ड जीन को हमें लिंक करना है वेक्टर के साथ। तो मैम हम कैसे लिंक करें इसको, मैंने तुम्हें बोला भाई वेक्टर लो और काम करो। अब मार्केट में बेटा जैसे आपकी चॉकलेट मिलती है वैसे ही वेक्टर्स भी मिलते हैं, समझ रहे हो। तो वेक्टर भी बेटा मार्केट्स के अंदर मिलते हैं, ऐसे नॉर्मल मार्केट में नहीं, साइंटिफिक मार्केट्स में वेक्टर्स भी मिलते हैं। यार गर्मी लग रही है फिर से, सर एसी चला दो, ठीक है। तो भाई लिंक कैसे करते हैं वेक्टर से, वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा था, एक तरीके की गाड़ी है। वेक्टर क्या है, इट इज अ व्हीकल which carries gene of interest,
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करती है, सर एसी चला दो, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करती है, दैट इज अ वेक्टर। ओके, अब वेक्टर के पास बेटा क्या होता है, वेक्टर क्या बोलता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और तुझे मैं घुमा लाऊं, है ना। तो इसको ऐसा शौक है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा घुमा फिरा लाऊं। तो भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके पास ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसको, उसको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए। तो भाई 3 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक वेक्टर के पास होने ही चाहिए अगर उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करवाना है तो, ठीक है। सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए अगर उसे चाहिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी गड्डी में बैठ जाए। तो पहला होता है ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और सेकंड चाहिए उसे क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट, और उसे चाहिए होता है बेटा इसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, ये 3 चीजें होनी ही चाहिए एक वेक्टर के पास अगर उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ चिपकाना है तो। ठीक है, अब आ जाइए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर है? अब ये अगर आपने लिख लिया है तो हमें आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ती हूँ, एक एक पॉइंट को लिखते हैं और समझते हैं। इसमें ये दोनों पॉइंट तो बहुत छोटे से हैं एक एक स्लाइड के, सेलेक्टेबल मार्कर वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं, तो आ जाओ देखते हैं। तो भाई पहला पॉइंट है आपका, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। भाई ORI क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, ORI इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट रेप्लिकेशन। ORI helps in start of replication। क्या हो गया भाई, इन्होंने चलाया नहीं सर, चला नहीं एसी। एसी नहीं चला, कौन से सर हैं? अच्छा, कितनी उन्हें बोलना थोड़ी देर में चलवा दे, है ना, कि उन्हें बोल देना थोड़ी देर में चला के बंद, हाँ थोड़ी देर उनको फिर बीच में चला देना आप अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, ORI हेल्प्स इन स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। और ORI और किस चीज में मदद करता है? ORI मदद करता है बेटा फॉर क्रिएशन ऑफ कॉपी नंबर। ORI हेल्प्स इन कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या होता है कि भाई कितनी कॉपीज बनाओगे तुम लोग, कितनी कॉपीज बनाओगे ORI की मदद से। जैसे आपकी NCERT के अंदर बेटा एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो अराउंड 15 से 20 कॉपी या फिर 1 से 2 कॉपी बनाता है। और बेटा बैक्टीरियोफेज एक वेक्टर होता है जो काफी अच्छा वेक्टर है और ये 100 से 200 कॉपी बनाता है। क्या 100 से 200 कॉपी बनाता है। ठीक है, ORI हेल्प्स इन स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन, ORI हेल्प्स इन कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब कितनी कॉपी बनाएंगे ये। यार एक्चुअली यहाँ क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे कॉमन एसी है। जैसे अगर मेरे स्टूडियो का एसी चलेगा तो 2 स्टूडियो का और चलेगा। अब भाई 3 लोगों की सहमति होनी चाहिए कि वो एसी चले समझ रहे हैं आप। ठीक है, फोटो कॉपी टाइप्स, राइट। चलिए इतना क्लियर है ORI, तो CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्रिस्टल क्लियर विद पिंक हार्ट्स। रूबी कंफ्यूजन जैसा बच्चा इसमें कुछ भी नहीं है, रेप्लिकेशन शुरू होगा और कॉपी नंबर बनाने में मदद करता है कि कितनी फोटोकॉपी बन सकती है एक की।
डन, यस बॉस, वेरी गुड। चलिए सेकेंड पॉइंट आता है आपका, दैट इज द क्लोनिंग साइट। ठीक है, दैट इज द क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट, इसमें क्या होता है ध्यान देंगे। क्लोनिंग और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है कि भाई जैसे जब कोई भी एंजाइम आता है तो वो क्या करता है, देखता है काटू कहां से इसको, काटू कहां से इसको, वो ऐसे इंस्पेक्शन करता है। अपन ने चीज पढ़ी थी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा कौन सी जगह से काटता है, कौन सी जगह से काटता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। आप लोगों को मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इको R1 कौन सी जगह से काटता है। चलो इको R1 की रिकॉग्निशन साइट बताएंगे सब चैट बॉक्स में, इको R1 की साइट बताएंगे। किसी ने क्या लिखा है, फीमेल है, चलो फटाफट से बताएंगे। GAATTC, वेरी गुड, वेरी गुड हास्या, GAATTC है बेटा, है ना। चलिए मैम अक्षय सर को क्यों कंग्रेचुलेट करें, बिकॉज अक्षय सर हैज बीन रोकाफाइड। पंचायती तुम्हें दुनिया भर की रहती है, हैं? किसका क्या चक्कर चल रहा है, किसका क्या हो गया है, फुल फुल पंचायती। तो रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और इसको ही आप रिकॉग्निशन या क्लोनिंग साइट कह सकते हो। रिकॉग्निशन साइट होती है जहां से भाई कट होगा, वो जहां से कट होगा। ठीक है मैम, आप कब रोकाफाइड हो रहे हो? अरे भाई ओ माय गॉड, पंचायती एट इट्स पीक। बट अभी 2 साल तो मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मेरा कमिंग 2 years आई हैव नो प्लान्स। ठीक है, तो तुम्हें 2 साल में ऐसे ही खुश दिख सकती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट प्लानिंग अभी बिल्कुल भी। ठीक है, आई एम नॉट प्लानिंग। हो गई पंचायती, कर ली गॉसिप है तुमने। ठीक है, आ जाइए। तो भाई आरी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को या रिकॉग्निशन साइट को। अब यहां पे मैं आपको 2 स्टेटमेंट लिखवाऊंगी और आपको उन 2 स्टेटमेंट्स को बताना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या होता है ध्यान देंगे, क्या होता है ध्यान देंगे। इफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज मैनी recognition sites on a vector, तो ये चीज गुड है कि ये चीज बैड है, आपको बताना है कि अगर बेटा कोई वेक्टर है और उसको काटने के लिए अलग अलग साइट्स हैं, तो क्या हमारे लिए ये चीज अच्छी है, गुड है कि बैड है? तुम बताओ। अगर एक एंजाइम को मैं बहुत सारी जगह से काट सकूं तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, बैड? बैड। ठीक है, बैड बैड बैड, वेरी गुड, बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि भाई अगर आप किसी वेक्टर को हर जगह से काटोगे तो आपके पास मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे। हमें तो एक ही टुकड़ा चाहिए ना, आप मल्टीपल टुकड़े करके अपना काम क्यों बढ़ा रहे हो? तो इट इज अ बैड थिंग। ठीक है, इट इज अ बैड थिंग। अब दूसरी स्टेटमेंट है, तुम बताओगे गुड है कि बैड है। इफ अ वेक्टर हैज multiple recognition sites for different restriction enzymes,
भाई हर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अलग अलग साइट्स हों, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब इको R1 यहां काट सकता है, हिंद 2 यहां काट सकता है, तो ये गुड है कि बैड है? श्रेयासी ने लिखा है गुड, ज्योतिरादित्य ने लिखा है गुड, किसी ने लिखा है बैड भी लिखा है बीच में। बेटा ये चीज हमारे लिए गुड है। ये चीज हमारे लिए गुड क्यों है मैं तुम्हें बताती हूं। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, तुम्हें वेक्टर को काटना था, तुमने इको R1 से काटा पर ये कट ही नहीं रहा, तो तुमने दूसरा एंजाइम ट्राई कर लिया, तुमने तीसरा कर लिया, तुमने चौथा कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको तुम अगर मल्टीपल एंजाइम से काट सकते हो तुम्हारे लिए फायदा ही है। तो अगर एक वेक्टर पे बेटा बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो वो हमारे को फायदा ही है, हमारा काम इजी हो रहा है। वो होता है ना कि यार घर में ये चीज नहीं पड़ी है तो इसी से काम चल जाएगा, तो दैट इज द थिंग कि इस वेक्टर को हम अगर इको R1 से नहीं काट सकते तो हम किसी और से काट लेंगे जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास लैब में। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर एक अच्छा वेक्टर तभी कहलाता है जब उसके पास मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होती है। चलिए, ये हो गया भाई आपकी क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट का फंडा। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेबल मार्कर। यहां से बेटा आपको समझने में दिमाग लगाना है, यहां से आपको समझने में दिमाग लगाना है, यहां से अब आपको दिमाग लगाना है। अब ध्यान देंगे क्या होता है। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है कि यार ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे रेसिंग में, ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जंपिंग में, ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बास्केटबॉल में, ये पार्टिसिपेट करेंगे फुटबॉल में। तो भाई अलग अलग बच्चों को सेलेक्ट करना है मुझे अलग अलग चीजों के लिए। तो ऐसे ही आप सेलेक्ट करने के लिए कि हम कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वो वेक्टर के कहां जुड़ेगा, और उसमें से कौन से रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेंट हैं, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं, उनको चूज करने के लिए बेटा हमें सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ती है। सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो सेलेक्टेबल मार्कर इन शॉर्ट क्या होते हैं? हेल्प्स इन सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन distinguishing between recombinant and non-recombinant। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने में मदद करती हैं, और ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में। अभी मैं तुम्हें बताती हूं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, उससे पहले, उसे समझने से पहले एक वेक्टर को अपने को समझना पड़ेगा। तो आइए पहले एक वेक्टर का डायग्राम अच्छे से हो जाए। ठीक है, एक वेक्टर का डायग्राम हो जाए। तो भाई ये आपका वेक्टर है, यह आपका एक वेक्टर है बेटा जिसका नाम होता है, यह आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस वेक्टर का नाम है PBR322। ठीक है, ये इस वेक्टर का नाम है। अब ये वेक्टर के बारे में मैं तुम्हें स्पेशल चीज आती है, तुम्हें इसे ड्रॉ करना है इस वेक्टर को अभी। ठीक है, P का फुल फॉर्म क्या होता है? P का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड। BR बेटा जिसने डिस्कवर किया, दैट इज बॉलिवर एंड रॉड्रिगुez। और 322 बेटा इसका आइसोलेशन नंबर या ऑर्डर नंबर है। ठीक है, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा डायग्राम इसका। चलिए ड्रॉ करें सब बेटा मेरे साथ।
अब ध्यान दो, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि एक वेक्टर को कैसे लेबल करते हैं। और बेटा इस डायग्राम को तुम्हें जैसा है एकदम वैसा ही याद करना है। अगर मैंने कोई एंजाइम यहां पे लिखवाया तो वो वहीं पे लिखना है, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं लिखना है। मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी थोड़ा, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और विद टाइम आपको प्रैक्टिस के साथ ये डायग्राम याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, एक वेक्टर के अंदर कुछ साइट्स होती हैं जहां पे अलग अलग एंजाइम्स काटते हैं। जैसे आप देखेंगे एक जगह इको R1 काट रहा है, कहीं से HIND3, कहीं से CLAV1, कहीं से BAMH1, कहीं से SAL1। अलग अलग जगह पे अलग अलग, इस वेक्टर को अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम काट सकते हैं। और हमने ये पॉइंट पढ़ा ही था, अगर एक वेक्टर में मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं अलग अलग एंजाइम्स के लिए तो वो अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए। तो बेटा ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, दिस इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट। मतलब अगर ये वेक्टर मैं किसी के अंदर डालूंगी, किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो वो एम्पेसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा। मैम ये सीयूटी में आएगा बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जो भी है वो सब आएगा। और मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ना है इसको। तो क्या होता है बेटा, मान लो आपने सुना ही होगा बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स गोलियां खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है ना। तो वैसे ही बेटा हर बैक्टीरिया एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन खाने से नॉर्मली मर जाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो इस वेक्टर के पास दो रेजिस्टेंट साइट्स हैं, एक है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट AMPR और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस TETR। इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप, AMPR इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, TETR is tetracycline resistant। ये डायग्राम मैं हमेशा इसके सामने बनवाती हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो चीजों का। अब आपको बताया था हर वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ORI। तो बेटा इसके पास भी ORI है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। पर ORI के अलावा मैम एक ROP भी है। ROP होता है बेटा रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। ROP होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के रेप्लिकेशन की साइट है। अब बेटा हमें अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग काटने की जगहें बनानी है। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं। एम्पेसिलिन साइड पे दो टाइप के एंजाइम्स बेटा कट कर सकते हैं इसको, एक ऊपर से इसको, एक नीचे की तरफ से, दैट इज PVU1 एंड देन इट इज PST1। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट की साइड से दो टाइप के एंजाइम्स कट कर सकते हैं, दोनों P नाम के हैं, दैट इज PVU1 और PST1। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे बेटा दो टाइप के एंजाइम्स कट कर सकते हैं, BAMH1 और SAL1। ठीक है, इधर दो कट कर सकते हैं, BAMH1 और SAL1। ROP साइट से भी कट कर सकते हैं, दैट इज PVU2, PVU2। ठीक है, इधर से कट कर सकते हैं। ऊपर की साइट में बीच में से कट कर सकता है CLAV1, इस साइड से कट कर सकता है HIND3 और इस साइड से कट कर सकता है इको R1, इको R1। ठीक है, इस डायग्राम को बेटा आपको याद करना है। ठीक है, हाँ बेटा आप इसको पुष्पा से भी याद रख सकते हैं। पुष्पा मूवी में पुष्पा जो था भाई वो एम्पेसिलिन से नहीं डरता था। PVU1 और PST1 यहां से काट सकते हैं, BAMH1 और SAL1 वहां से काटते हैं, ROP की साइड से PVU2 काटता है और ऊपर इको R1, CLAV1 और HIND3 काटते हैं। बहुत ईजी है, एक बारी में देखने में बहुत टफ लगता है कि भाई क्या ही बना दिया इसको, बट एक बार खुद से बनाओगे तो टफ नहीं लगता।
अब आई थिंक इसको तुम देख रहे हो थोड़ा टफ लग रहा होगा, अब तुम्हें टफ नहीं लग रहा होगा। क्या सबको ये क्लियर है? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। नहीं बेटा, हिंद 2 नहीं है इस वाले वेक्टर में, हिंद 3 है। कट कर रहा है, फटाफट से बताएंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। मैम सीयूईटी में फिगर नहीं आता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये बेटा आपको फिगर के लिए याद नहीं करा रही, ये कॉन्सेप्ट पूरे सेलेक्टेबल मार्कर में काम आएगा। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहे थे, बैम H1 सेल1, ठीक है। आरओपी पे कौन सा काट रहा था, PVU2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? चलो बहुत ही बढ़िया। अब वापस से आएंगे। अब बेटा बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर में रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। तो भाई जैसे हमारा प्लाज्मिड होता है, दैट इज अ वेक्टर, हमारा वेक्टर है। हमारा वेक्टर बेटा दो तरीके का हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, मतलब मैंने उसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया। रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है? जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा देते हैं। तो ये तो क्या हो गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। ये हो गया बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें अटैच नहीं हो पाया, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट NR। आई थिंक अब डिफरेंस यहां पे तो क्लियर है। हाँ बेटा, इसका कॉन्सेप्ट तो पूछेगा ही, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट तो वो पूछेगा ही, किसी भी हालत में पूछेगा ही। तो आप यहां पे तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो। अब क्या होता है, यहां ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं। अब देखो क्या होता है बेटा, जब भी हम रिकॉम्बिनेंट को होस्ट के अंदर डालना चाहते हैं तो कुछ 3 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है भाई? 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है भाई, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या 3 पॉसिबिलिटी होंगी? मैंने 3 पॉसिबिलिटी बनाती हूं मैं। ये रहा आपका बेटा होस्ट ई कोलाई, ये मैंने आपके 3 ई कोलाई बना दिए, ठीक है। अब 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि मैंने ये रिकॉम्बिनेंट लिया, डालने की कोशिश करी होस्ट में, ये लिया और होस्ट में डालने की कोशिश करी, पर गया ही नहीं, वो होस्ट के अंदर गया ही नहीं। तो भाई होस्ट जो है जैसा था वैसा ही रहा, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमने इसके अंदर डाला पर गया ही नहीं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आप बेटा इसको NT से रिप्रेजेंट कर लेना, NT इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक्चुअली आपकी बुक में NTR NR से नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं आप लोगों के लिए इसलिए लिख रही हूं ताकि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखे तो आपको समझ आए। अब मैंने क्या किया, हार नहीं मानेंगे, साइंटिस्ट हैं हम, तुम लोगों ने हार नहीं मानी, तुमने कहा बॉस ने काम दिया तो करके दिखाने का है, तुमने वापस रिकॉम्बिनेंट लिया, तुमने वापस डाला, पर क्या हुआ, वेक्टर तो अंदर चला गया पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर नहीं गया, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट अंदर चला गया। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेंट है? बिल्कुल है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है बेटा। आप हमारे शरीर के अंदर कुछ भी बाहर की चीज डाल दो, वो फॉरेन बॉडी ही होगी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है। ट्रांसफॉर्मेंट तो है, इसमें चेंजेस तो आए, ट्रांसफॉर्मेंट तो है, पर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला NR, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। अब हमने तीसरी कोशिश करी, हमने कहा यार इस बार तो डाल के ही रहेंगे, हमने लिया वापस डालने की कोशिश की, अब डाला तो ये डल गया बाय चांस, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डल गया बेटा विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तभी तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा।
क्लियर? इसको हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम दो टाइप का प्लाज्मिड हो सकता है? रिकॉम्बिनेंट मतलब उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है। हमने 3 तरीके से कोशिश किया इसको डालें, 3 बारी कोशिश करी। पहली कोशिश में अंदर गया ही नहीं कुछ भी, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी बारी में गया पर रिकॉम्बिनेंट नहीं गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा पाया। तीसरा तो था उसमें हम पूरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर कर पाए। क्या क्लियर है? हाँ, वेक्टर बी लाइक मैं चली, है ना? इस केस में ऐसा ही हुआ है। वेक्टर बोला मैं तो चलता हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो अपना देख लेना, नखरे नहीं झेलूंगा दादा, चल रहा है तो चल वरना निकल। हाँ बेटा, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट ही हैं, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, एक रिकॉम्बिनेंट वाला है। अच्छा सॉरी, यहां पे बोल रहे हो बेटा, हाँ सो सॉरी, यहां पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैम ये एग्जाम टाइम में फिर से रिपीट करिएगा, बिल्कुल बेटा, आपकी मैराथन्स होंगी तो रिपीट होगा ही। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है? आपकी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है बैम H1 का, कि इन्होंने वेक्टर पे कट किया है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वेक्टर पे कट किया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड की ऑफ कोर्स 2 कंडीशंस ही होंगी। मैं इस पे साइट बना देती हूं बेटा, ये इसकी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइड है, PBr 322 वेक्टर है। फटाफट बताएंगे बेटा, बैम H1 किस साइड काटेगा? ये PBr 322 बना रही हूं मैं, PBr 322, ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन साइट है। ठीक है, इतना समझे? ये क्या है? ये एम्पेसिलिन वाली साइट है, एम्पेसिलिन वाली साइट है, और ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइट है। समझ गए? हाँ, बैम H1 कहां बांटेगा? हमने ये चीज पढ़ी, बैम H1 काटता है बेटा टेट्रासाइक्लिन में ऊपर की तरफ से। इसको थोड़ा, ठीक है, ऊपर की तरफ से काटता है। तो हमने क्या किया, बैम H1 से कटाया और यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। क्या करा? जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। बेटा जब भी आप किसी भी चीज में कट लगाते हो, अगर आज मैं मेरे ईयर प्लग्स की तार में कट लगा दूंगी और वहां पे कोई दूसरी वायर से जोड़ दूंगी, तो क्या वो ईयर प्लग्स काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो जैसे ही बेटा बैम H1 इसे यहां काटता है, तो इसकी टेट्रा रेजिस्टेंस साइक्लिंग जो पावर है, रेजिस्टेंस, वो चली जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने यहां पे कुछ और डाल दिया, इस वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चली गई। इसकी क्या चली गई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चली गई। ये तो है बेटा रिकॉम्बिनेंट, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्लियर? इतना पार्ट समझ आ गया कि हमने क्या किया, बैम H1 से यहां कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो जब भी हम कोई चीज बेटा, किसी चीज को काट के आप कुछ ऐड करते हो, तो वो चीज इनएक्टिवेट हो जाती है, मतलब टेट्रासाइक्लिन की जो पावर थी रेजिस्टेंस की, वो खत्म हो गई। समझ गए? अब हम वापस इसके 3 तरीके से, 3 पॉसिबिलिटी हैं।
3 पॉसिबिलिटी होंगी, आप इसको वापस से पास करोगे तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, हमने देखी ही थी। देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी कैसे होगी? ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी कैसे होगी? मैंने इसको लिया, डालने की कोशिश करी, गया ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंटी। मैंने वापस लिया, मैंने डालने की कोशिश करी, गया ही नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, सिर्फ वेक्टर चला गया, सिर्फ वेक्टर ही चला गया। सिर्फ वेक्टर चला गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है। फिर मैंने वापस लिया, कोशिश करी डालू, डल गया, इस बार पूरा रिकॉम्बिनेंट डल गया। बेटा आप लोगों को अलग अलग कलर के पेन यूज करने ही पड़ेंगे इधर। ठीक है, इस बार क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट ऐड हो गया। क्लियर? 3 पॉसिबिलिटी थी, तीनों बन गई। अब आपसे एक सवाल है मेरा, अगर इस बैक्टीरिया पे, ये बैक्टीरिया अगर किसी के पेट में है और उसको मैं एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन दवाई दूं तो ये मर जाएगा क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं किसी के पेट में अगर ये बैक्टीरिया है और मैं उसको एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन दूं, इस वाले की बात हो रही है, सेकेंड वाले की, तो आप लोग मुझे बताएंगे ये बैक्टीरिया मरेगा कि नहीं मरेगा। अगर मैं जिस इंसान के पेट में ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या वो मरेगा कि वो नहीं मरेगा बैक्टीरिया, अगर मैं एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन खिलाऊंगी उसको, तो पेशेंट को फटाफट बताओ, यस और नो, मरेगा या नहीं मरेगा बैक्टीरिया? फटाफट। वेरी गुड बेटा, नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है। सिंपल सी चीज है, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है इसके पास, कैसे मर जाएगा? खुद ही बुद्धि लगाओ ना, मर ही नहीं सकता, इसके पास पावर है। पर अगर मैं इस वाले के साथ एम्पेसिलिन दूंगी तो बेटा ये नहीं मरेगा, पर अगर मैं टेट्रासाइक्लिन दूंगी तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन वाली साइट अब काम नहीं करती। बस इसी चीज को साइंटिस्ट ने काम में लिया। उन्होंने कहा आ जाओ गाइस टैंक बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने 2 टैंक बना लिए फटाफट से, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। उन्होंने पहले टैंक में डाला एम्पेसिलिन, एम्पेसिलिन डाला टैंक नंबर 1 में। टैंक नंबर 1 में एम्पेसिलिन डालने पे उन्होंने देखा सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रह पाए, TR और TNR। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर जाएगा ना, क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मर गया ये। दूसरे टैंक में बेटा इन्होंने डाला एम्पेसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन। तो बेटा इसमें कौन जिंदा रहेगा, फटाफट बताएंगे, TR और TNR। अगर एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों हैं तो कौन जिंदा रहेगा? TR और TNR। बहुत नॉर्मल सी बुद्धि लगाने वाली बात है। इस टैंक में कौन जिंदा रहेगा? कोई एक ही रहेगा, कौन रहेगा? TNR। वेरी गुड। क्योंकि बेटा TR तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ही नहीं उसके पास, इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसकी तो मर चुकी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये तो टेट्रासाइक्लिन वाले टैंक में जिंदा रह ही नहीं सकता। तो बस बेटा हमार को जो करना था हमने कर दिखाया,
हमें सेपरेट करना था ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था हमें तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट निकाल के देना था बॉस, पर हमारे पास तो टीएनआर आ गया। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आपको पहचान में आ गया टीएनआर कौन है, अब आप पुराने वाले टैंक में से टीआर को निकाल लो, टीआर को निकाल लो, बस वी विल एक्सट्रैक्ट टीआर, वी विल एक्सट्रैक्ट टीआर फ्रॉम टैंक 1। क्लियर? क्लियर? क्या सबको क्लियर है? CC in the chat box with pink hearts. CC in the chat box with pink hearts, everybody. फटाफट से बताएंगे CC in the chat box with pink hearts. क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ हमने टफ नहीं पढ़ा है, नथिंग टफ। शाहीन बेटा हार्ड नहीं है ये, आ जाओ, मेरे 2 बच्चों ने बोला रिपीट करने तो मैं कर देती हूं, ध्यान देंगे। बेटा हमने एक प्लाज्मिड को क्या किया, हमने प्लाज्मिड में एक जगह बैम H1 से कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। हम जहां भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं वो साइट इनएक्टिव हो जाती है। हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाया, हमने 3 तरीके से इनमें ट्रांसफर किया, यहां तक सबको क्लियर था, है ना? अब आप सोचो अगर मैं इसको एम्पेसिलिन में डालूंगी तो ये तो मर जाएगा, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको मैं एम्पेसिलिन में डालूंगी तो ये जिंदा रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है, जिंदा रहेगा। इसके पास भी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है, ये भी जिंदा रहेगा। टेट्रासाइक्लिन में ये तो मर गए, ये जिंदा रहेगा, पर ये बेटा टेट्रासाइक्लिन में जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन वाली साइट बंद है। बस वही हुआ, टेट्रासाइक्लिन वाले टैंक में सिर्फ टीएनआर ही जिंदा रहेगा। क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, पिंक हार्ट्स बना दो यार, ताकि मुझे एक बार सेटिस्फैक्शन आ जाए कि समझ आ गया। बेटा आई नो थोड़ा टफ है टॉपिक, हो सकता है किसी को एक बारी में ना आए, बट आई विल से कि आप इस वीडियो को एक बार वापस देखना, आपको 100% समझ आएगा। चलो अब बेटा क्या हुआ, साइंटिस्ट बोले यार बहुत ही लफड़ा है, तुम लोग मेरे पास आए रोते हुए, तुम मेरे पास रोते हुए आए, तुमने कहा यार बॉस, ठीक है, तुमने रागिब बेटा अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा वापस एक बार रिपीट करके वीडियो को पीछे से देखना, आपको पक्का समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हो सकता है किसी को जल्दी समझ आए, किसी को लेट आए, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आएगा, ठीक है, आएगा, इट विल टेक टाइम। जरूरी नहीं है पहली बार देखने में समझ आ जाए, रिपीट करना वीडियो को 1-2 बार, डेफिनेटली आएगा। अब क्या होता है, साइंटिस्ट थे, तुम सब आए मेरे पास, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तुमने मेरे को कंप्लेन करी, बॉस यार क्या यार बॉस, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, हम तो दूसरी जगह भी नौकरी कर रहे हैं तुमने बोला यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग पहले रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, फिर वो 3 बनाते हैं, फिर 2 टैंक बनाते हैं, दोनों टैंक में डालते हैं, फिर हम सेपरेट कर रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं, कुछ आसान चीज लाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें एक दूसरा नया वेक्टर देती हूं जिससे तुम्हारा काम आसान हो। तो उसी तरह बेटा क्या हुआ, एक नया वेक्टर आया जिसे कहते हैं PUC8, P फॉर प्लाज्मिड,
यूसी इज, ये कहाँ डिस्कवर हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एंड दिस इज द ऑर्डर नंबर। ठीक है, PuC8 आया है ना, ये आ गया। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं इस वेक्टर का पहले। अरे भाई अजीबोगरीब चीज है। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है, यहां टेट्रासाइक्लिन की जगह हमने लैक जेड जीन ऐड कर दिया और ORI है, और ORI है। ठीक है, आप बोलोगे मैम कुछ समझ नहीं आया, इन्होंने लैक जेड ऐड करके दुनिया में ऐसा क्या क्या उखाड़ लिया? अभी तुम्हें बताऊंगी क्या उखाड़ लिया। क्या होता है बेटा, लैक जेड जीन का काम आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़कर आए हैं। लैक जेड जीन क्या करता है? एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आप सब याद करिए, आप लोगों को याद आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है लैक जेड जीन। याद करो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मुझे पता है तुम्हारी भौंड बुद्धियों में गायब हो गया होगा वो, है ना। लैक जेड जीन बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ऐसे एक्स वाई जेड, इसमें लैक जेड जीन, ये तीनों लैक थे। लैक जेड जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वेरी गुड। मैम ये साइंटिस्ट लोग शांति से नहीं बैठ सकते क्या? नहीं बैठ पाते, क्या करें, है ना। तो क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बेटा? एक एक्स गैल करके एक सबस्ट्रेट होता है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में जो कि ब्लू कलर का होता है। कौन करता है ये रिएक्शन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है एक्स गैल को एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का? एक्स गैल को एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सिंपल सी बात है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है, अब तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ध्यान देना। बना लेते हैं फटाफट से प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ले लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बना लो। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये यहां पे इनका लैक जेड। अब मैंने क्या किया, यहां पे लैक जेड में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये तो बन गया रिकॉम्बिनेंट, ये बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब वापस से तीन पॉसिबिलिटी होंगी, तीन पॉसिबिलिटी होंगी वापस से। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी होंगी वापस से। मैंने लिया, डालने की कोशिश करी, गया ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। डालने की कोशिश करी, चला गया, पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तो भाई यहां पे क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सबको अब तो सबको पैटर्न ही पता चलने लग गया है ना।
पहली बारी में कोशिश करी, कुछ नहीं गया। दूसरी बारी में कोशिश करी, सिर्फ प्लाज्मिड चला गया। तीसरी बारी में कोशिश करी तो प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अंदर चला गया। ठीक है मैम, समझ गए। अब आपसे यहां पे मेरा सवाल है, अगर मैंने इसका बेटा यहां पे लैक जेड जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है, तो क्या ये लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगा? हां या ना? बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? क्या ये बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? फटाफट से बता दो, यस और नो। नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब हमने क्या किया बेटा, यहां पे आप एक ही टैंक लोगे। आप लोग मेरी माथा खा रहे थे ना, बॉस यार, बॉस व्हाट इज दिस बॉस, हमें 2 टैंक लेने पड़ रहे थे। इस बार तुम्हें एक ही टैंक लेना पड़ेगा। इस टैंक में तुमने क्या क्या डाला है? इस टैंक में बेटा तुमने डाला एम्पेसिलिन प्लस एक्स गैल, एम्पेसिलिन प्लस एक्स गैल। तो तुमने देखा यहां पे कुछ तो व्हाइट कलर के गुच्छे बन रहे थे, कुछ यहां पे ब्लू कलर के गुच्छे बन रहे थे। अब तुम ही मुझे बताओ कि व्हाइट गुच्छे किसके हैं? क्योंकि देखो इस टैंक में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो जिंदा रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होती है। मुझे बताओ इस टैंक में ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, टी आर और टी एन आर है। ठीक है, तो बताएंगे व्हाइट वाला टी आर है कि टी एन आर है? टी आर है कि टी एन आर है? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला टी आर है कि टी एन आर है? क्या बात है यार, होशियार है इस बैच के बच्चे। आई डिडंट न्यू। व्हाइट वाला बेटा टी आर है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, व्हाइट वाला टी आर है क्योंकि इसका लैक जेड जीन इनएक्टिवेटेड था। तो ये एंजाइम, नो एंजाइम, ये कोई एंजाइम नहीं बना पाया, तो नो एक्स गैल कन्वर्टेड, तो कोई एक्स गैल कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो इसलिए ब्लू व्हाइट कलर आया। और ब्लू कलर किस में आया? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में, क्योंकि इसका लैक जेड जीन एक्टिवेटेड था, उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, और उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने इस टैंक में बेटा जो एक्स गैल प्रेजेंट था उसको ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लू दिखेगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू दिखेगा और बाकी व्हाइट दिखेंगे। क्लियर? इसमें इंटैक्ट था, यस, आप इसको इंटैक्ट वर्ड यूज कर लो, ज्यादा बेटर लग रहा है। क्लियर? सबको क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। इसमें बेटा हाँ, एनसीईआरटी में कितना कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये सोचो आप, अनदर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है एनसीईआरटी। मतलब जो इस वाले सेलेक्टेबल मार्कर को बेटा जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है एनसीईआरटी से वो नहीं समझ सकता, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे ही बहुत टफ तरीके से रखा है, बहुत टफ तरीके से दे रखा है ना। चलिए आ जाइए। अब बेटा यही चीज का मैंने डायग्राम बनाया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये देखिए नॉन रिकॉम्बिनेंट जो मतलब जो रिकॉम्बिनेंट था ये रिकॉम्बिनेंट है। ये कौन सा कलर दिखाएगा? ये व्हाइट कलर दिखाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या दिखाएगा?
ब्लू कलर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्लू एक्स गैल को कन्वर्ट किया, इसने एक्स गैल को कन्वर्ट नहीं किया। बस खत्म आज के लिए। अब बस एक छोटा सा लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? When we add gene of interest in vector, part of a vector gets inactivated। ठीक है, वो होता है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की दिखा देती हूँ, है ना, एनसीईआरटी की वो दिखा देती हूँ तुम लोगों को। डन। चलिए एक एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाए थोड़ी सी, आ जाओ। क्लोनिंग वेक्टर्स बेटा क्या होते हैं? जो क्लोनिंग में मदद करते हैं। ठीक है, ये किस लिए मदद, इनके पास क्या होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के पास? मैंने आपको बताया था 3 चीजें होनी चाहिए, ओआरआई होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए और सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। इन्होंने बताया प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वेक्टर्स हैं। बैक्टीरियोफेज का हाई कॉपी नंबर होता है। ठीक है, काफी सारे, मतलब 100 से 200 बना सकता है। प्लाज्मिड्स का बेटा 1 या 2 कॉपी या 15 से 100 कॉपी बना सकता है पर सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, वेक्टर क्या काम करता है? ये लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए करता है और उससे रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बनाता है। फिर यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। ओआरआई क्या होती है? जहां पे बेटा आप डीएनए को लिंक करते हो और जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? वो होता है बेटा जो मदद करता है आपको आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वो प्रोसीजर बेटा जिससे अगर हम पीस ऑफ डीएनए ऐड करते हैं किसी होस्ट बैक्टीरिया में तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे एम्पेसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इनको आप एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हो। ठीक है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया था। क्लोनिंग साइट क्या होती है? जहां पे बेटा वेक्टर को आप काटते हैं, रिकॉग्निशन साइट, जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे काटता है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये चीज मैंने आपको लिखवा दी थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें हेल्प करती है। देखो बैम H1 का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। बैम H1 टेट्रासाइक्लिन की साइट पे PBR 322 को काटता है तो क्या होता है, ये चीज हमने लिख ली है पूरी की पूरी। ओके, फिर आप इसको अलग अलग मीडियम में डालते हो, ट्रांसफॉर्मेशन एम्पेसिलिन मीडियम में डालते हो, फिर उस मीडियम को ट्रांसफर करते हो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। ठीक है, उसमें कौन कौन जिंदा रहता है, उसमें हम सिलेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स का। ये फिर आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने बेटा यहां पे बताया है इस पैराग्राफ में लैक जेड जीन वाला, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लैक जेड जीन का क्या काम होता है, ये कौन सी कॉलोनीज बनाता है, रिकॉम्बिनेंट की कॉलोनी कौन से कलर की होती है। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट की जो कॉलोनी होती है वो कलर प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। HP in the chat box with pink hearts। मैम जीन ऑफ इंटरेस्ट 3 बार में क्यों जा रहा है, 1 बार में क्यों नहीं जा रहा? बेटा हम ये नहीं कह रहे वो 3 बार में जा रहा है, मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी बताई हैं। हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए, जरूरी नहीं हो 3 बारी में जाए, हो सकता है पहली बार में ही चला जाए। बट होता ही है ना, इतने सारे होस्ट होते तो किसी में जाएगा किसी में नहीं जाएगा। बच्चे क्या लिख रहे हैं, ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये वाला पार्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। लोग कह रहे हैं
भाई हमारे को पेमेंट दे दो मैम, निकलना है, दिहाड़ी कर ली दिन की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड इज इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। क्या हो सकता है? उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर और प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? डाउट देख लेंगे स्वयं, लास्ट में देखते हैं, डोंट वरी। यस, सेलेक्टेबल मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने देख ही लिया वो चीज। ठीक है, जय श्रीवास्तव, हास्या, ज्योतिरादित्य, गौरव, सौम्य, अविनाश, रागिब, हिमांशु, प्रिया, उदय। खैर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो शुरुआत कैसे होगी? तो यस, सॉरी, ए ही आंसर होगा बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ORI नहीं होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। सो सॉरी। नेक्स्ट, वेक्टर PBr32 ROP पे कौन सा एंजाइम कोड करता है बेटा? फटाफट से बताएंगे। ये जो आपका PBr322 था, ठीक है, PBR, इसमें एक साइट थी ROP, इस पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा था? PVU2, PVU1, proteins that involved in replication of restriction enzyme, proteins that involved in replication of the plasmid। ROP करता क्या है, क्या चीज करता है? What it codes for? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं पूछा है, किस चीज के लिए कोड करता है? रैंक चला गया है, नो यार, सो सॉरी। ठीक है, यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख देती हूं मैं, ए ऑप्शन। क्या बात है, देवांश, सनी, नैतिक, हिमांशु, हास्य, आदित्य, श्रद्धा, रागे, विशानी, विक्टर। नेक्स्ट, PBr322 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द सेम टाइप ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। एक सेकेंड, रिकॉग्निशन सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम टाइप ऑफ सेलेक्ट। अच्छा ठीक है, आप लोगों को बताना है क्वेश्चन में कि इस PBr322 में कौन से दो हैं बेटा जो सेम ही साइट पे काटते हैं, जो सेम साइट पे कट करते हैं? PST1, PVU1, BAMH1, SAL1 या बोथ? कौन से हैं बेटा दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सेम साइट पे कटिंग करते हैं? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब तुम्हें समझ तो आएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। दैट इज बेटा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो PST1 और PVU1 एक ही जगह से काटते हैं, BAMH1 और SAL1 भी एक ही जगह से काटते हैं, तो बोथ A एंड B, सी ऑप्शन। क्या बात है यार। आशी, अभिजीत, रोहित, अनन्या, हास्य, आकाश, रागिब, श्रद्धा, स्वयं, ईशानी। In a E. coli cloning vector PB322 number of selectable marker is, कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं बेटा इसमें? तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बता देती हूं। इसमें बेटा दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट 2। नेक्स्ट, PBr322 में बेटा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है, when we ligate a foreign DNA at PST1। अब देखो क्वेश्चन है मस्त, ये बोल रहा है PBr322 में PST1 साइट पे हमने क्या लगाया? प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो किस चीज की रेजिस्टेंस चली जाएगी? हमें पता है बेटा
PST1 यहां से कट करता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे। तो किस चीज की रेजिस्टेंट चली जाएगी अगर हम PST1 वाली जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं? तो ओ भाई, मेरे तो पोल शुरू करने से पहले ही तुमने आंसर देना शुरू कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और बे मतलब लोग हवा बनाते हैं कि ये टफ है। खुद ही सोचो, PST1 की जगह अगर मैं ऐड कर दूंगी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ये साइड इनएक्टिवेट हो जाएगी, और इनएक्टिवेट हो जाएगी तो एम्पिसिलिन की इसकी लूज कर देगी रेजिस्टेंस। क्या बात है यार। सनी, अभिजीत, दिव्यांश, नैतिक, ज्योतिरादित्य, खुशी, आशी, हास्या, श्रद्धा, जय। चलिए आप लोगों को बेटा होमवर्क दे देते हैं, नोट्स करने हैं, एनसीईआरटी की भी रीडिंग करनी है, नोट्स करने हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और डीपीपी शीट सॉल्व करनी है बेटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाउट्स एक बार चेक कर लेती हूं। डिजायर्ड जीन, सोनाली बेटा हमने शुरू में बताया, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें किसी में डालना है दैट इज डिजायर्ड जीन। रेप्लिकेशन क्या होता है गुलाम? मैं नहीं बता रही रेप्लिकेशन, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो तुम। मैम किस वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा पा रहा? यार क्या होता है, तुम लोगों को ये प्रोसेस बहुत छोटी लग रही है, ठीक है, तुम्हें बहुत छोटी प्रोसेस लग रही है। एक्चुअली ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे होस्ट होते हैं, तो किसी में जाता है किसी में नहीं जाता वाला सीन है। मैम क्यों हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा पा रहा, ये बता दिया है। मैम ज़ूलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर का रहता है? बेटा सबसे ज्यादा वेटेज आपके रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स वाली यूनिट का रहता है। ठीक है, चलिए आप लोगों का आज का चेक दे देते हैं। ये लीजिए, 2 प्रवेश स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों ने ज्यादा अच्छा काम कर लिया है तो तुम्हें 40,000 दे रहे हैं 30 की जगह, साइन देते हुए। ठीक है, ठीक है, ये घर पहुंच जाएगा तुम्हारे, ये घर पहुंच जाएगा तुम्हारे। दिहाड़ी दे दी है तुम लोगों को। ठीक है, आई थिंक माला माल हो चुके हो तुम लोग, है ना, माला माल हो चुके हो। ठीक है, चलो मैम एक सॉन्ग। ठीक है, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, दिल 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 में मची है हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल। जय तुम्हारे पल नहीं कट रहे बिना पेमेंट के। ठीक है, चलिए भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। तब तक के लिए लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीबॉडी, है ना, लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए अली बेटा, जो भी आप लोगों के डाउट्स है प्रीवियस क्लास के, वी हैव अ प्रॉपर डाउट टीम जो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करती है उधर, तो डोंट वरी, आपके डाउट का जवाब आप चेक करा करो, मिल गया होगा उसमें। कोई क्या गाना गा रहा है? मैम पैसा है तो लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। बहुत अच्छी बात है बेटा। लीडर बोर्ड देखने का कोई मतलब नहीं ना, हाथ से पहले क्वेश्चन में अपन से गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मैं लीडर बोर्ड नहीं दिखा रही हूँ। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरी